स्कूल का तो वैसे सिलेबस बहुत कम ही रहा होगा, फिजिक्स का भी सबका कम ही होगा क्योंकि अभी तो शुरू हुआ था। यस सर। ठीक है, तो इधर का सब क्वेश्चन सब किए हो कि अभी छुट्टी ही मना रहे थे? मस्ती कर रहे थे। पीछे का बचा खुचा था सब खत्म कर लेना चाहिए था ना, टाइम था तो। जिसका एग्जाम था उसका तो एग्जाम ही चल रहा है, बाकी लोग को तो टाइम मिल ही रहा था पारा पारी करके। ठीक है, तो हम लोग सरफेस टेंशन नेक्स्ट देखने वाले हैं। जैसे पहले विस्कोसिटी देखे थे, तो विस्कोसिटी में हम लोग देखे थे कि विस्कोसिटी जो होता है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वैसे उसी चीज को विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि जो अपोजिंग फोर्स लगता है लेयर्स के बीच में उसको विस्कोसिटी बोल रहे थे। नेक्स्ट हम लोग का सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि टेंशन हमको कुछ फोर्स से रिलेटेड होगा, और सरफेस यानी कि सरफेस पे एक्ट करता है। जैसे कोई भी लिक्विड होगा तो लिक्विड के इनसाइड में सरफेस टेंशन एक्ट नहीं करेगा, हमेशा ये सरफेस पे एक्ट करेगा। ध्यान दिए होगे कभी कि अगर हम किसी कंटेनर में मान लेते हैं कि पानी रखे चले गए कहीं, ठीक है, एक दो दिन तक उसी में छोड़ दिए, तो उसके बाद देखते होगे कि ऊपर एक लेयर टाइप का जम जाता है पानी के ऊपर। ठीक है, ऊपर एक लेयर टाइप का जम जाता है जिसपे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं कि ऊपर ही बैठे हुए हैं। डस्ट पार्टिकल उस समय डूबते नहीं, अभी ताजा ताजा पानी रहता है तो उसको अगर हम लोग रखते हैं तो उसमें डस्ट गिरता है, वो पता नहीं चलता है, नहीं दिखता है। लेकिन कुछ दिन के बाद मतलब कुछ समय छोड़ देते हैं तब वो दिखने लगता है। या फिर देखे होगे कि पानी के ऊपर मच्छर ये सब जो कीड़े होते हैं ये सब चल लेते हैं, मच्छर होता है बैठ लेता है। तो रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन भी सरफेस टेंशन ही हो। तो इस सरफेस टेंशन से हम समझते क्या है? तो जैसे कि अगर हम वाटर को किसी कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है, तो कंटेनर में जब हम रखते हैं तो उसका जो अपर लेयर होता है, ये अपर वाला लेयर है, ये वाटर है मान लेते हैं, तो इसका जो अपर लेयर है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि अगर बलून है उसको फुला देते हैं तो उसके जो सरफेस हो जाता है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच रबर की तरह हो जाता है। वैसे ही इसका अपर सरफेस बिहेव करता है। ठीक है, और वही रीजन है कि जब डस्ट पार्टिकल उस पे जाता है तो डूबता नहीं है। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं मच्छर के बैठने का, तो वो भी उसी के कारण बैठ पाता है क्योंकि अपर सरफेस स्ट्रेच की तरह हो जाता है और उस पे फोर्स एक्ट करने लगता है। जैसे कि हम एक इसको ठीक है, अगर इस पे हम मास लटका दे ऐसा हर जगह, ठीक है, हर जगह ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लटका दें तो इसका शेप कुछ जो होगा इस तरीके से एकदम टाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले ऊपर वाला रहा होगा ऐसा, लेकिन जब हम इस मासेस को लटका देंगे तो ऐसा टाइट स्ट्रेच हो जाएगा। वैसा ही ये सरफेस भी हो जाता है। क्यों होता है? तो अगर हम यहाँ वाले एक मॉलिक्यूल का बात करें और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का बात करें, ये वाटर के इनसाइड में है और मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स पे जो सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स उस पे ऐसे फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, यानी सब तरीके से एक्ट कर रहा होगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल को अगर ए बोल रहे हैं और इस मॉलिक्यूल को बी बोल रहे हैं, ठीक है, बी पे कैसा फोर्स लग रहा होगा? तो यहाँ पे इधर ऐसा फोर्स लग रहा होगा। तो ये बी मॉलिक्यूल जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है वो बोल रहे हैं, और ए मॉलिक्यूल जो बोल रहे हैं ये इनसाइड का मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं।
तो अगर हम दोनों मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस देखें तो जो सरफेस पे है उस पे नेट फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ए टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पूरी तरीके से अंदर हैं उन पे फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो इसीलिए जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं, चारों तरफ से लगता है कि उसको पकड़ के खींचा जा रहा है, तो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, तो यही जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तो वही जो टेंशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उस सरफेस में, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स जो हो गया उसको सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम सरफेस टेंशन का बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन जो है ये जो स्ट्रेचिंग हो रहा है सरफेस का, उस स्ट्रेचिंग को हम लोग बोल रहे हैं सरफेस टेंशन, या फिर फोर्स बोलेंगे तो सरफेस टेंशन फोर्स बोल देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेंशन फोर्स generated in the surface of liquid is called surface tension force। ठीक है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है, टेंशन फोर्स हो रहा है इस स्ट्रेच के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, और ड्यू टू दिस हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस behaves like a stretched membrane। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि समझ सकते हो बलून फूट गया है, अगर हम उसको चार तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं तो एक मेम्ब्रेन की तरह बनता है, वैसे ही एक मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करता है। एंड ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं चारों तरफ से है तो यहाँ भी ऐसा लग रहा होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा उस पे भी, यहाँ भी जो मॉलिक्यूल होगा उस पे भी फोर्सेस एक्ट रहे होंगे और चारों तरफ से वो अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो हर तरफ से वो एक जो मॉलिक्यूल से इनसाइड वाले सरफेस वाले को खींच रहे हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करना चाह रहा है। ठीक है, अब सोचो कि ये लिक्विड जो होता, अगर हम इसको किसी कंटेनर में नहीं रखे होते तो इसका शेप कैसा, चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते, और चारों तरफ से अगर मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते तो उसका शेप हो जाता है स्फेरिकल। जैसे वाटर ड्रॉप होता है अगर गिरता है तो उसका स्फेरिकल होने का रीजन सरफेस टेंशन ही, क्योंकि अगर कोई भी वाटर है, वाटर जैसे अगर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप है, मान लेते हैं वाटर, ठीक है, एयर में है कहीं भी है, तो इसमें हर जो मॉलिक्यूल होगा अंदर की तरफ, इससे हर पूरे सरफेस पे से अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि सब जगह एरिया को कम करना चाह रहा होगा, और ये जो रिजल्टेंट में क्या हो जाता है कि स्फेरिकल फोर्स ऐसा वाटर बना लेता है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है स्फेरिकल। वाटर ड्रॉप जो है स्फेरिकल इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा के अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं, तो खींच रहे होते हैं तो बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस जो है स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने के चक्कर में वो स्फेरिकल हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है, और सबसे स्टेबल सरफेस जो बोलते हैं स्फीयर को ही बोलते हैं। यानी कि अगर हम सेम वॉल्यूम ले लें, किसी भी चीज का अगर सेम वॉल्यूम लेंगे तो सरफेस एरिया में अगर हम फाइंड करेंगे क्यूब, क्यूबाइड कुछ भी बनेगा, तो उसमें स्फीयर जो होता है सबसे कम सरफेस एरिया देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम्स, न्यूक्लियस, सबका स्फेरिकल ही बोलते हैं, रीजन यही है, ये स्फेरिकल शेप जो होता है मोस्ट स्टेबल माना गया है।
खैर ये चीज है। अगर हम इस सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो दो बेसिस पे देंगे, एक फोर्स बेसिस पे जो कि अभी ऊपर दिए, और दूसरा एनर्जी बेसिस पे। एक चीज और, ये स्फेरिकल होता है, लेकिन हम लोग कहीं भी देखते हैं तो वाटर पर बनाया जाता है। रीजन बता सकते हो? बोलो। पानी नीचे गिर रहा होता है तो फिर नीचे का मॉलिक्यूल्स का स्पीड ज्यादा होगा। नहीं, कहीं भी गिरे उससे कोई फर्क नहीं होता है। बात थोड़ा सा वही है, ठीक है, नीचे ऊपर से उतना नहीं है। इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी का इफेक्ट के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हर जगह एक नीचे की तरफ फोर्स लगने लगता है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा शेप हो जाता है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस रहेगा तो स्फेरिकल ही रहेगा, गिराया चाहे कैसे भी करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन का, फर्स्ट बोल रहे हैं फोर्स, फोर्स के कारण, ठीक है, फोर्स मेथड से। तो ठीक है, अभी आगे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं कि दो तरह के फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं, एक एडहेसिव एक कोहेसिव। ठीक है, एडहेसिव उसको बोलते हैं जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता हो, और कोहेसिव उसको बोलते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगता हो। जैसे कि अगर वाटर है तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो कोहेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है, तो दो मॉलिक्यूल्स सेम ही टाइप के मॉलिक्यूल्स बात कर रहे हैं, तो जो कोहेसिव होगा, ठीक है, कोहेसिव फोर्स रहेगा। सो ग्लू में एडहेसिव फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स। ग्लू वाले में तो हम बोलते हैं एडहेसिव है ना, विकल्प पे इसमें लिखा हुआ एडहेसिव, क्योंकि दो अलग अलग मेटेरियल चिपकाने का काम करते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपकाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि एडहेसिव और एडहेसिव में डिफरेंस है हमको। तो मेथड on the basis of forces. हेलो, हेलो, यस सर। स्क्रीन आ रहा है क्या? हेलो, यस सर, अब आया। ठीक है। on the basis of force के बेसिस पे कहें तो टू टाइप के मॉलिक्यूल ऊपर वाले केस के लिए ले रहे हैं। मॉलिक्यूल ए, नहीं है। हेलो, हेलो, क्या बोली? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। पहले बोलना चाहिए था, अब सर डिस्कनेक्ट हो गया है।
हेलो, हाँ सर। स्क्रीन फिर गायब हो गया ना? यस सर। अभी के टाइम में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ गया होगा। नो सर। तो हटाओ। हेलो, आया क्या? यस सर, अब आया। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऊपर देखे थे कि दो मॉलिक्यूल्स थे ए और बी। तो ए के लिए नेट फोर्स 0 है और बी पे नेट फोर्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये नॉन जीरो। ठीक है, नेट फोर्स नॉन जीरो है और ये जो है स्ट्रेच या अट्रैक्ट लिख सकते हैं, अट्रैक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो है सरफेस वाले मॉलिक्यूल है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। नेट फोर्स 0 है तो उसको नीचे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स का अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ए वाला जो मॉलिक्यूल है ऊपर जो के हैं वही चीज है, इसमें नेट फोर्स 0। बी वाले के नेट फोर्स अंदर की तरफ होगा और अंदर की तरफ अगर नेट फोर्स है तो हर जगह यहाँ भी अगर मॉलिक्यूल होगा तो उस पे भी हम देखेंगे तो फोर्स ऐसा ही एक्ट करेगा। अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उसको वैसे ही खींच रहे होंगे तो हर जगह फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो सरफेस है वो स्ट्रेच हो रहा है। दिस इंप्लाइज कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, ए जो मॉलिक्यूल है वो इनसाइड है, उसकी तरफ चारों ओर से फोर्सेस जो है बैलेंस है तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल सिंस एनर्जी इज लेस नेगेटिव। ठीक है, और बी वाला जो है ये लेस स्टेबल है। जो बी वाला मॉलिक्यूल है उसके अगर हम फोर्सेस देखें तो चारों तरफ से वो फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रहे हैं। फोर्सेस बैलेंस जो नहीं है तो नेट फोर्स 0 नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे कि लेस स्टेबल है, एनर्जी इज मोर नेगेटिव। ठीक है, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर हम नेगेटिव में देखें तो इस दोनों में स्टेबिलिटी के लिए अगर देख रहे हैं तो ये जो है ज्यादा स्टेबल है। लेस नेगेटिव करने का मतलब नीचे नेगेटिव में ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि अगर -3 होगा तो ये -6 अगर कुछ भी हो। ठीक है, नेगेटिव में ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ए वाला जो मोर स्टेबल है, बी वाला जो है लेस स्टेबल है। तो अगर ये लेस स्टेबल है तो ये अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सरफेस एरिया रिड्यूस करता है। तो टू गेन स्टेबिलिटी सर इट्स एरिया, सरफेस का एरिया जो होगा घट जाएगा क्योंकि वो लोग अंदर घुस जाता है, वो लोग भी स्टेबल होना चाहता है। बी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ घिर रहे हैं तो उसके लिए लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं,
इस वजह से हम बोल रहे हैं को लेस स्टेबल है तो सरफेस होगा, इस वजह से सरफेस है वो स्टेबल स्टेबल बोल रहे हैं स्ट्रेच्ड हो गया। कि एम स्टेबल एज कम्पेयर टू ए मॉलिक्यूल का बात करते हैं, बी मॉलिक्यूल यानी कि जो सर अगर हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि एविडेंस या फिर इफेक्ट्स एग्जांपल अगर कहना चाहो तो बोल सकते हो एग्जांपल या फिर एविडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन लिक्विड में पाया जाता है तो वही पहला कि अगर स्टोन है तो स्टोन हमको किसी भी शेप में मिल सकता है, लेकिन अगर वही वाटर ड्रॉप है तो ये हमको स्फेरिकल शेप में मिलता है। ठीक है, रीजन क्या है तो सरफेस टेंशन। मॉस्किटो या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, फ्लाइज हैं, ये सब जो है वाटर पे बैठ सकते हैं, तो बैठने का उनका जो पैर होता है नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, पैर अगर देखोगे तो पैर ऐसा उनका होता है, थोड़ा सा ऐसा। अगर हम मस्किटोज का या फिर फ्लाइज का पैर देखते हैं तो इस तरीके का आगे जाके थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। तो ये अगर वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, मान लेते हैं कंटेनर है कोई, इसमें ये वाटर सरफेस है, तो इस पे अगर कोई मच्छर बैठ रहा है तो इसका हम पैर बना रहे हैं, तो ये पैर जो है ये जो सरफेस है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, और उनका चूंकि वेट उतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो वेट ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वो उस पे आराम से रुक जाते हैं। ठीक है, फ्लाइज सिटिंग ऑन वाटर सरफेस, ये सब एग्जाम्पल हैं कि ये सब रीजन है कि भाई होता है कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन। या फिर हम लोग अगर स्लोली चाहें तो हम लोग एक नीडल को पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। अ नीडल कैन कीप फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, अगर स्थिर वाटर हो, ये सरफेस टेंशन जब भी है तो स्थिर वाटर में ही एक्ट करेगा। अगर वाटर सरफेस है तो अगर हम स्लोली अगर हम चाहें तो नीडल को उसके ऊपर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम नीडल को अगर हम पुट करते हैं तो उसका सरफेस जो है ऐसा मेम्ब्रेन की तरह हमको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सरफेस है, ये लिक्विड है, ये जो है नीडल। लगेगा कि हम एक रबड़ का जो स्ट्रेच मेंबर है उसी पे हम नीडल रखे हैं, इतना ज्यादा हमको ये टिल्टेड ये एंगल हमको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ये एंगल जो होगा वेरी स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा। हम यहाँ पे फर्क पता करने के लिए इसका हम दिखा रहे हैं, तो इतना हम बना दिए हैं, ये बहुत छोटा होगा। और तो और हम लोग ये भी देखे हैं कि बचपन में देखे होंगे कि ऐसा अगर हम लोग कोई फ्रेम ले ली, फ्रेम, इस फ्रेम को हम लोग अगर वो देते हैं तो यहाँ पे हमको एक
मेम्ब्रेन टाइप का दिखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोप फिल्म। और जिसको हम फूका मारते हैं तो फिर हमको उड़ता हुआ बलून टाइप का दिखता है, ठीक है। देखे होगे बच्चा सब अभी भी खेलता है कि गोल टाइप का ऐसा आजकल आता है, ऐसा रखता है, एक डब्बा में सर्फ या फिर साबुन का कुछ घोल बना लेता है, इसमें डुबा मेला के में मिलता है। मिला हुआ, हाँ तो वही हाथ से कर देते। ठीक है। तो ऊपर देखोगे कि सोप बबल्स निकलते हैं, बबल्स निकल निकल के उड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग अगर ऐसा हम इसमें पुट करते हैं तो ये सोप बबल अगर हम यहाँ फिक्स नहीं करते हैं तो ये जो सोप बबल है इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाता है और इसको ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तो बोला जाता है कि सोप बबल जरूर इसमें टेंशन, यहाँ पे इस सरफेस पे टेंशन फोर्स लगाया होगा और इस वजह से ये इसको ऊपर की तरफ खींच ले रहा है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है हमारे सरफेस टेंशन के होने का, एविडेंस कह सकते हो। अब वो होता है कितना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, यानी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे, इसी पे अगर हम लोग ये लेंथ को चेंज कर करके देखा गया और ऑब्जर्व करा गया, डायरेक्ट हम लोग रूल्स ही पढ़ेंगे जो लॉ है। पाया गया कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। जितना लेंथ में जो सोप फिल्म एक्ट कर रहा है, जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा है, अगर हम ये फिल्म है, फिल्म, ठीक है, ये रॉड है, ये मूविंग है, ठीक है, फ्री टू मूव है, ये ऊपर अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। इसको हम स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक मास लटका दिए, ठीक है, यानी कि ये जो इधर फोर्स लग रहा था इस mg के बराबर होगा, यानी कि F इक्वल टू mg। अब इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया तो सोप फिल्म सेम था। ये लेंथ को अगर हम चेंज करते गए, अगर ये लेंथ L है, इसको हम चेंज करते गए तो चेंज करते करते हमको पता चला कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है। ये जो है सर जितना ज्यादा, हाँ सर ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में परफॉर्म किया गया होगा ना, क्योंकि एयर में करेंगे तो फिर वो तो बीच बीच में फूटते रहेगा। नहीं फूटता थोड़े है, सर फूटता नहीं है। जैसे हवा चलेगा क्रॉस करेगा तब फूटेगा, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग फूकते हैं तब फूटता है, बहुत अगर अच्छे से सोलूबल हो तो देखते हो बहुत जोर से फूकोगे तो एक बड़ा सा गोला बन के फिर फूटता है, देखे हो? नो सर। नहीं किए हो? हम तो सर कितना बार, हाँ देखो जैसे फुलाओगे या फिर नहाते वक्त सोप लगाते होगे तो देखते होगे कभी कभी बड़ा फूल जाता है हाथ पे ही, जैसे कि अगर फिंगर्स के बीच यस सर, में वो है, तो होता है। ठीक है, तो बबल जो होता है ज्यादा बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा छोटा रहता है, कुछ कुछ फूट जाता है भले भी। तो वैसा ही कुछ है, अब लोग जैसे भी किए हो, हमको बस रिजल्ट से पता मतलब रखना है, ठीक है। इधर वेट लगा लगा कर लोगों ने देखा तो ये हमको पता चला कि जो फोर्स है, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स का बात कर रहे हैं, ये फोर्स जो है सरफेस टेंशन फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो यहाँ से एफ इज आया हमारा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आया टी, ठीक है। और ये टी क्या है, तो टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। टी क्या है हमारा, तो ये है सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख लो कि हमसे अगर यूनिट पूछेगा सरफेस टेंशन का तो क्या होगा, क्योंकि बच्चा लोग यही सोचता है कि सरफेस टेंशन है, टेंशन हम लोग न्यूटन न्यूटन करते हैं, न्यूटन लिख आते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो,
तो ध्यान रहे सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन फोर्स का यूनिट नहीं है। भले ही सरफेस टेंशन आ रहा है, एक्चुअली में ये सरफेस टेंशन कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सरफेस टेंशन ही बात यूज करते हैं हर जगह, तो इसलिए लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। और अगर कोई नहीं पढ़ा हो इस चीज को, तो हमेशा वो सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन लगा के आता है। ठीक है, तो टी जो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग यूज किए हैं, ये सरफेस टेंशन है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड्स के लिए ये अलग अलग आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम टी का बात करें, तो टी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के क्या क्या प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी टी इन decreases with increase in टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी सरफेस टेंशन जो होता है वो घटता है। साथ में फॉर हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे एग्जांपल में NaCl अगर हम पानी में घोल दिए, ZnSO4 घोल दिए, ठीक है, ये सब हाईली सोल्यूबल होते हैं। इसको अगर हम घोल देंगे तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होता है इंक्रीज कर जाता है फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस। स्प्रिंगली सोल्यूबल यानी कि कम सोल्यूबल हो, जैसे कि हम बोल रहे हैं एग्जांपल में सोप। ठीक है, सोप सर्फ ये सब जो हम लोग यूज करते हैं वो, तो इस केस में जो होता है टेंशन डिक्रीज कर जाता है, सरफेस टेंशन इस केस में डिक्रीज कर जाता है। तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग सर्फ साबुन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका यही पर्पस होता है कि उसका सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, फिर वो जो कपड़ा हम लोग डालते हैं, तो उसमें जो मैल लगा होता है, तो उसके साथ इसका जो कोहेसिव वाटर का कोहेसिव फोर्स घट गया, तो जो मैल होता है उसके साथ एडहेसिव फोर्स थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो अपने साथ खींच के बाहर लेके आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सोप डालते हैं वाटर में, तो उसका जो स्प्रिंगली सोल्यूबल बोलते हैं, तो उस केस में सरफेस टेंशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है। हाईली सोल्यूबल पुट करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। और लिक्विड पे डिपेंड करता है, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन को बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज मेजर ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला से ही दिख रहा है कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है किसी भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, एंड इट एक्ट्स, सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा, force acts perpendicular to the line on its either side. And tangential to liquid surface.
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हम फोर्स का बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन फोर्स, वो हमेशा जो होगा, जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर लगेगा और टेंजेंशियल टू द सरफेस लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कंटेनर है और इस कंटेनर में ऐसा लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है इसके डायमीटर के लॉन्ग, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो इसके डायमीटर के लॉन्ग अगर इमेजिनरी लाइन है, तो इस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऐसा टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा, हर पॉइंट पे इस लाइन के दोनों तरफ ऐसा टेंजेंशियली एक्ट कर रहा होगा। यानी कि अगर हम इस लाइन को इधर बना रहे हैं तो इस लाइन के हर जगह दोनों तरफ ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बल्कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पे दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहा होगा। और ये जो फोर्स F है वो सरफेस टेंशन फोर्स है। और ये सरफेस टेंशन फोर्स अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ से F जो तो ये आ जाएगा हमारा सर, अगर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन T है तो ये फोर्स आ जाएगा T2, क्योंकि लेंथ जो है डायमीटर के बराबर, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो फोर्स कोई सा भी, अगर हम लाइन बोला जाए, कोई सा भी कहीं भी सरफेस पे बात हो रहा हो तो सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा, तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ के बराबर एक्ट कर रहा होगा। ये फोर्स हर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा और दोनों तरफ कर रहा होगा। देखो लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, ये लाइन अगर हम एज्यूम किए हैं तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जो फोर्स कोई भी अगर उस पे एक्ट कर रहा होगा वो नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल का ही लाइन है, इस मॉलिक्यूल को अगर हम बोल रहे हैं लिक्विड जो खींच रहा है इसको स्ट्रेच कर रहा है, तो दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट लगा होगा। जैसे कि हम स्प्रिंग फोर्स यूज कर, तो स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो अपने दोनों एंड पे सेम फोर्स ही लगाता है। रबड़ जो हो गया उसको भी अगर हम खींचते हैं तो रबड़ या स्प्रिंग हो गया, अगर हम उसमें एक्स एक्सटेंशन लाए हैं तो स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे फोर्स जो लग रहा होगा वो एक्स लग रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्प्रिंग के एक एंड दूसरा फोर्स और दूसरे एंड पे दूसरा फोर्स, दोनों एंड पे स्प्रिंग सेम फोर्स लगा रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी हम ये मॉलिक्यूल का लाइन बोल रहे हैं, इलास्टिक बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से अगर खींच रहे हैं तो दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही खींच रहा होगा, और वही फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं सरफेस टेंशन फोर्स। फाइंड कैसे करेंगे, तो इसका टोटल लेंथ में इसके सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई, तो ठीक है, क्वार्टर ड्रॉप है, फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स between left and right half। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, हेलो, तो
हेलो, हेलो। आदित्य, आवाज आ रहा है सर। तो बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉप है, इसका जैसे पूरा स्फेरिकल है, रेडियस आर है, रेडियस आर है। बोला रहा है कि इसका लेफ्ट पार्ट राइट सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं इस चीज को पहले ही। राइट पर बात करें तो एक पार्ट को हम इधर अगर फोटो बनाते हैं, हमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इस सरफेस पे जो यही वाला इसका सरफेस है। ठीक है, ये वाला जो एंड है यही सरफेस है, क्योंकि अंदर तो लिक्विड है, अंदर का बात कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से खींच रहा होगा, लेफ्ट वाले पोर्शन पे ऐसा। और ये फोर्स कितना लगा रहा होगा, एफ। एफ कितना होगा, तो सरफेस टेंशन, इसका अगर सरफेस टेंशन टी है और इस टोटल दिख रहा है 2πr, तो ये हमको फोर्स एक्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि अगर हमको सरफेस टेंशन फोर्स किसी भी सरफेस पे निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू जितने भी लेंथ पे जो स्ट्रेचिंग हमको दिख रहा होगा उससे मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो इसका तुम लोग बनाओ, वाटर बबल है। ठीक है, रिपीट ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वाटर बबल के लिए रिपीट करना है। वाटर बबल में क्या अंतर है, कोई बताएगा? वाटर बबल के अंदर एयर होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अगर R1 R2 दिया हो तो R1 R2 है, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत थिन होता है, रेडियस हम एक ही ले सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान से, तो एक सरफेस बाहर है, एक सरफेस अंदर है, क्योंकि जो वाटर बबल होता है वो बाहर एयर होगा, फिर वाटर होगा, फिर एयर होगा। तो एक सरफेस ऊपर दिख रहा है, एक सरफेस नीचे दिख रहा है। तो अगर दो सरफेस दिख रहा है तो इस दोनों सरफेस पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगा होगा। ठीक है, एक फोर्स इस सरफेस पे और एक फोर्स इस सरफेस पे, अंदर वाले पे। ठीक है, तो टोटल फोर्स लगा होगा एफ, और एफ कितना, तो टी इंटू टोटल लेंथ कितना, तो 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक, बहुत जगह बहुत, अगर वाटर बबल है तो ये बहुत थीन होता है, तो ये जो R1 होता है वो लगभग इक्वल टू R2 होता है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं T इंटू 4πr। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि लेंथ इसमें डबल हो जाता है, इसलिए इसमें जो फोर्स लग रहा है वो डबल लग रहा है एज कंपेयर टू वाटर।
ड्रॉप। ठीक है, तो वाटर बबल है, कोई भी बबल है, तो इसमें दो दो सरफेसेस आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल लिखा हुआ है। ठीक है, बुक्स अगर देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ 4πr लिखा रहेगा और कहेगा कि सिंस बबल है टू सरफेस। ठीक है, तो टू सरफेस होने का मतलब क्या हुआ? दो सरफेस होने का रीजन मतलब सिर्फ यही हुआ कि लेंथ जो है वो डबल हो गया। ठीक है, जो लेंथ है हमारा, जितने लेंथ पे स्ट्रेचिंग आ रहा है वो डबल हो गया। ठीक है, एक खास बात ये भी नोट करके रखना है, फॉर सोप फिल्म। ठीक है, सोप फिल्म कहीं भी आए तो इट हैज टू सरफेसेस। दो सरफेस रहता है। ठीक है, क्योंकि एयर वाटर एयर ऐसा करके दो सरफेस हमेशा इस पे रहता है। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा लिए, ठीक है, ये है सोप फिल्म। क्वेश्चन है, ये डायमेंशन दे रखा है कि ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ पे हम एक मास m लगा लटका के रखे हैं, तो ये स्लाइडर है। यहाँ पे स्लाइडर यानी कि स्लाइड हो सकता है। तो टू कीप स्लाइडर इन इक्विलिब्रियम, सरफेस टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा? ठीक है, इस स्लाइडर को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, और बताओ कितना आएगा, फोर्स कितना आएगा, जल्दी से बोलो। सरफेस टेंशन इसका टी ही है। कितना आएगा बोलो। यहाँ पे फोर्स इस पे इधर ऊपर लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर। ठीक है, तो फोर्स कोई बोलेगा टी mg के बराबर होना चाहिए, और क्या। हमको m फाइंड करना है, फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स हाउ मच वेट। ठीक है, पहले सरफेस टेंशन फाइंड करना है एंड फिर वेट पूछ रहा है, m पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ये फिल्म है, सोप फिल्म है, तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये हमारे पास ये जो स्लाइडर है ऐसा था। ठीक है, स्लाइडर थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं, इस स्लाइडर पे ऐसा फिल्म लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फिल्म जो होगा ऐसा लगा हुआ। ठीक है, ऐसा यानी कि फिल्म जो है इस सरफेस पे और इस सरफेस, इसके थिकनेस को हम निग्लेक्ट भी कर देते हैं। स्लाइडर है, ठीक है, तो स्लाइडर है तो इस वाले लेंथ पे, इस वाले लेंथ दोनों पे खींच रहा होगा ये सरफेस। ठीक है, अगर ये फिल्म है तो ध्यान से देखो, लेयर है तो लेयर जो है इस स्लाइडर के इस वाले सरफेस पे और ये नीचे वाले सरफेस दोनों पे
दोनों ही क्या इन सब पे भी लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी, लेकिन उसके थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। स्लाइडर है, रॉड है, बहुत पतला होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये लेंथ L होगा, तो हमको दिख रहा है कि 2L पे एक्ट कर रहा है, यानी कि इस वाले लेंथ पे जो रेड वाला कर रहा है और इस पे, तो टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा 2L। तो इस केस में अगर हम सरफेस टेंशन फोर्स लिखेंगे तो लिखेंगे T इंटू 2L, क्योंकि दोनों सरफेसेस यानी कि ऊपर वाले सरफेस पे भी नीचे वाले सरफेस पे भी, तो टोटल लेंथ हम लिखेंगे 2L। तो ये इसके बराबर है, तो M जो होगा वो F बाई जी होगा, तो हम इसको 2TL बाई जी, M होगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ 2 क्यों लिए हैं, ठीक है। जब भी सोप बबल आ रहा है तो वहाँ पे 2 एक्ट हो जा रहा है। 2 क्यों यहाँ, अगर सोप फिल्म है, हमारे पास स्लाइडर है, तो स्लाइडर के ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाले लेंथ दोनों पे खींच रहा होगा, ये दोनों सरफेसेस पे ही है। हाँ, ये दोनों लेंथ भी एक्ट करता, लेकिन वो दोनों का थिकनेस बहुत कम है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन 2L को यूज करेंगे। इतना बात क्लियर है, बोलो हेलो। यस सर। ठीक, ठीक है, ये सब चीज याद रखने हैं, ध्यान में रखना है। चलो एक क्वेश्चन है ऐसा ही सिंपल सिंपल सा, और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे टॉपिक देखेंगे। अब ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, जितना इंफॉर्मेशन देना था बता दिया, अब तुम लोग सॉल्व करो। ऐसा एक डिस्क है, इसको हम पानी में रखे हैं, ठीक है, ये पानी में है, लिक्विड है, ठीक है। पानी से हम इसको ऐसे उठा रहे हैं, ठीक है, इसको हम इधर फोर्स लगा के, कोई भी एफ फोर्स लगा के उठा रहे हैं। तो यही हमको फाइंड करना है कि फाइंड, ये डिस्क है, रेडियस आर है, डिस्क, फाइंड मिनिमम फोर्स F डैश रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द डिस्क, ठीक है, नेग्लेक्ट इट्स वेट, ठीक है, इसके वेट को नेग्लेक्ट करके बताना है सिर्फ सरफेस टेंशन के लिए। हो गया, ये फोर्स कहाँ ये लगेगा, 2 तो पाई आर डिस्क, इंटू टी नहीं होगा? वही होगा, F डैश इक्वल टू T इंटू 2 पाई R, क्योंकि डिस्क है तो इसका जो फोर्स लग रहा होगा ऐसा, हर जो सरफेस जहां जहां टच है चारों तरफ ऐसा लग रहा होगा, पीछे भी। तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसी के बराबर तो हमको मिनिमम चाहिए होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो लिमिट में हम इसके बराबर ही लिखते हैं। तो एफ डैश जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, T इंटू 2 पाई R के बराबर, क्योंकि ये जो आता है T इंटू 2 पाई R आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा बोलते कि एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये ऐसा पानी में रखा हुआ है और हम इसको अब उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, रिंग, रेडियस R1 एंड R2 है, R2 ग्रेटर है, तो इस केस में कितना हमको मिनिमम फोर्स देना पड़ता है बताओ।
कितना देना पड़ता है डायरेक्ट बोलो। T into हाँ 2 pi R1 plus R2. R1 प्लस R2, R1 R2 इक्वल होता है तो 2T इंटू 4 पाई R लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसाइड वाले सरफेस पे भी ऐसा लग रहा होगा और बाहर वाले सरफेस पे भी ऐसा लग रहा होगा, दोनों सरफेसेस पे लग रहा होगा, दोनों सरफेसेस पे लिक्विड अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा होगा, तो इसलिए इतना हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन पूछता है हमसे कि सरफेस टेंशन फाइंड करो, सरफेस टेंशन फोर्स फाइंड करो। तो सरफेस टेंशन फोर्स किसी भी, अगर हम सरफेस का बात कर रहे हैं तो सरफेस पे पकड़ के वो कितना से खींच रहा है उस चीज को बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स ये होगा कि जैसे अगर हम गीला दो प्लेट्स को चिपका देते हैं, ठीक है, गीला ही है और बिना सुखाए हम एक दूसरे में चिपका के रख दिए, फिर अगर उन दोनों को दूर दूर करना हो तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है। तो वही हम फोर्स को, यानी जो सरफेस टेंशन लग रहा होता है, यानी कि दोनों जो लिक्विड लेयर्स बना के आपस में चिपका लेते हैं, तो उसी को छुड़ाने के लिए हमको फोर्स लगना पड़ता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ एनर्जी कंसिडरेशन देख लेते हैं। सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी जैसे सरफेस टेंशन था वैसे ही सरफेस एनर्जी है। एनर्जी सिंपल से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमको इलास्टिक मटेरियल दिख रहा है, इलास्टिक मटेरियल जैसा कुछ बिहेवियर दिख रहा है, तो हम लोग वैसा जैसा फाइंड करते थे, एक स्प्रिंग है उसको डिस्प्लेस कर लिए और डिस्प्लेस करके जितना हमको वर्क करना पड़ता था वही एनर्जी, वैसे ही यहाँ भी है। ये हम सोप फिल्म मान रहे हैं, ठीक है, ये सोप फिल्म है हमारा। यहाँ पे लेंथ L दे रखा है, हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिए x, ठीक है। अगर हम इधर डिस्प्लेस x किए हैं तो हम कुछ फोर्स F लगाए हैं जो कि इक्वल होगा इधर जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है उससे, यानी कि हम स्लोली डिस्प्लेस किए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्लोली। स्लोली डिस्प्लेस्ड इसलिए किए हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ना है, ठीक है। और ये जो इलास्टिक नेचर का है, तो इलास्टिक नेचर का है तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होगा, सरफेस का एनर्जी, तो उसी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सरफेस एनर्जी सिंपली हम कह रहे हैं कि ऊपर वाला जो लेयर है हम उसको इलास्टिक मान रहे हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह मान रहे हैं, तो अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सरफेस एनर्जी कह रहे हैं। तो वही सरफेस एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमारा पुराना जो मेथड है वही यूज कर रहे हैं। हम एक फोर्स लगाए और फोर्स लगा के उसको एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं इसका मतलब कि सिंपली हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं कि इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो ये फोर्स हम एक कितना करेंगे, तो ये फोर्स जो होगा 2T इंटू L होगा, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि हम लेंथ जो इस केस में लेते हैं डबल लेते हैं, फोर्स इतना लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट x है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पे हम जिसको हम बोल रहे हैं सरफेस एनर्जी। तो यहाँ से सरफेस एनर्जी हमको कितना मिल जाएगा, तो ध्यान से देखो, T इंटू 2L इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना हमको सरफेस एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो T इंटू 2 L इंटू एक्स जो है ये चेंज इन एरिया है, L इंटू एक्स, ये लेंथ L हो गया, ये x, तो ये वाला एरिया अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एरिया जो है L इंटू एक्स है, ठीक है। और ये जो है एरिया, तो यहाँ से अगर हम सरफेस एनर्जी अपॉन टोटल एरिया कर दें तो ये हमको फिर से T ही मिल रहा है। T क्यों कहें, क्योंकि टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू
x। 2 क्यों? तो 1 अपर सरफेस प्लस 1 लोअर सरफेस। जैसे हम लोग 2L ले रहे थे एक ऊपर सरफेस पे, वैसे ही यहाँ पे भी 2 एरिया आएगा, एक यहाँ पे ऊपर में और एक जस्ट इसके नीचे। तो 2 एरिया आ रहा है, तो 2 एरिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल टू टेंशन। तो यहाँ से हमको एक और डिफिनीशन मिल जा रहा है कि सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसका एक डिफिनेशन यहाँ से ये भी मिल रहा है। तो हम लोग इसके टर्म में अगर हम लोग सरफेस एनर्जी फाइंड करना होगा, सरफेस एनर्जी अगर हमको फाइंड करना होगा, हम डायरेक्टली T इंटू जितना भी एरिया रिस्पॉन्सिबल होगा उससे मल्टीपल कर देंगे, जैसा कि हम लोग फोर्स के लिए फाइंड कर रहे थे। फोर्स के लिए T इंटू लेंथ कर रहे थे और सरफेस एनर्जी के लिए T इंटू एरिया करेंगे। सरफेस टेंशन का डिफिनीशन जो है एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो फोर्स की टर्म में बोलेंगे कि इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो या फिर जो भी हो, जैसे भी हो, दोनों से हमारा डायमेंशन सेम ही आएगा। एनर्जी पर यूनिट एरिया कहो या फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ कहो। तो एनर्जी के टर्म में अगर देख रहे हैं तो सरफेस एनर्जी फाइंड करना होगा तो हम डायरेक्टली T इंटू एरिया कर देंगे। सरफेस एनर्जी हम कह किसको रहे हैं? तो जो बॉन्ड, जो अपर सरफेस है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कहने का मतलब है, तो सिंपली सोचो कि एक रबड़ का पुड़िया है, उसको लेकर हम चारों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो इलास्टिक है, स्प्रिंग जैसा कुछ इफेक्ट होगा। नहीं कि अगर हम उसको खींचते हैं इलास्टिक को, रबड़ को, स्प्रिंग को, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है और उसके कारण एक एनर्जी डेवलप होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वही एनर्जी को हम लोग यहाँ पे सरफेस एनर्जी कर रहे हैं। तो सरफेस एनर्जी कितना आ रहा है? तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया, जितने एरिया में भी सरफेस उस किसी भी बॉडी को खींच रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। इस पे बेस्ट एक एग्जांपल करते हैं। थाउजेंड स्मॉल वाटर ड्रॉप्स each of radius r combine and form a big drop। ठीक है, find decrease in surface energy in this process। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी डिक्रीज होता है। तो अगर हम दो ड्रॉप को आजू बाजू रखते हैं तो मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लेता है। वैसे ही यहाँ पे 1000 ड्रॉप्स दे रखे हैं। 1000 ड्रॉप्स जो हैं आसपास में रखे तो एक दूसरे से मिल गए, मॉलिक्यूल्स जो है कोहेसिव फोर्स लगाए, एक दूसरे से चिपक गए और एक बड़ा सा ड्रॉप में बन गए। तो उस दौरान सरफेस एनर्जी में कितना लॉस आया है वो हमको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और क्या करो।
हो गया। सर इनिशियल रेडियस दिया हुआ है 900 into 4 pi r square. इसमें आर दिया हुआ है 900 into 4 pi r square. 900 into 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टी से भी मल्टीपल होगा। यस सर, भूल गए थे। ठीक है, टी गिवन है। So yes, sir, t into 900 into 4 pi r square. ठीक है, एक मिनट। दोनों को वॉल्यूम तो इक्वेट करके फिर बड़ा रेडियस निकल जाएगा। हाँ, हेलो, हाँ, एक हफ्ता मिली। नारला ठीक बा, आगे बढ़ लगा। ठीक बा, आते हैं 10-15 मिनट में। हेलो। यस सर। जैसे कि स्मॉल ड्रॉप है तो उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उतने एरिया इंटू टी कर देंगे। ठीक है, बड़े वाले का रेडियस कैसे निकालोगे बताओ? दोनों को वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, 1000 इंटू हो जाएगा 4/3 आर क्यू को क्या करना है, बड़े वाले के लिए 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होगा। 4/3 कट गया, यहाँ से आर इक्वल टू 10 आर मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल कर दिए तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा? टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000 है तो, और यू फाइनल अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम कितना, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, तो चेंज अगर निकालना है तो हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे, तो यू टी 4 पाई कॉमन हो जा रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर रखेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ से 900 आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फोर्सेस के बारे में, उसके बाद शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो तरीके का पढ़ना है, कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर हम लोग से कहा जाए तो कोहेसिव फोर्स जो होगा, अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये फोर्स जो होता है इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो इसी के करीब होता है, तो इफेक्टिव जो होता है इसी के लिए इफेक्टिव होता है। इतने इससे ज्यादा करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस जो होता है बहुत पास पास ले जाते हैं तभी इफेक्टिव होता है। यानी कि एक ड्रॉप को यहाँ पे रखे, एक ड्रॉप को 1 मीटर दूरी पे रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एकदम पास में जब आएगा तो दोनों आपस में चिपक जाता है, मिल जाता है। तो वाटर ड्रॉप्स या फिर मर्क्यूरी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, अगर हम मर्क्यूरी को कट करते हैं तो उसको हम लोग
छोटे जो बबल बन जाता है, गोला बन जाता है, उसको हम लोग कट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन जो होता है बहुत हाई होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत हाई होता है। वाटर बबल जो होते हैं, वाटर बबल बोल रहे हैं, वाटर ड्रॉप्स, दो ड्रॉप्स को पास पास लाते हैं तो मिलके वो बड़ा ड्रॉप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये कोहेसिव फोर्स की वजह से। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से तो उसके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होते हैं तो ये कोहेसिव फोर्स। अगर हम लोग जो बोल रहे हैं कि मर्क्यूरी का ड्रॉप है उसको अगर हम कट करना चाहते हैं, नहीं कट कर पाते हैं क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स हाई होता है, ज्यादा होता है। दो प्लेट्स चिपके हुए रहते हैं तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे होते हैं तो उससे उसको छोड़ते नहीं। सो तो वो वाटर भी कैसे बनाते हैं? क्या, वाटरप्रूफ चीजें कैसे बनाते हैं? वाटर रिपेलेंट सबस्टांस आता है, उस चीज को लगाकर, जैसे कि बोल सकते हैं कि ऐसे सबस्टांस हम लोग यूज कर लेते हैं जिसपे अगर हम लोग वाटर डालते हैं तो उसमें जरा सा भी एडहेसिव फोर्स उस सबस्टांस से ना रहे, वाटर से ना रहे। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे कांटेक्ट फोर्स के टर्म में। ठीक है, कांटेक्ट कैसे वेट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो वेटिंग का कंडीशन देखेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में उसी चीज को देखेंगे हम लोग। कंडीशन ऑफ वेटिंग होगा, इन्हीं के बेसिस पे होगा, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस के बेसिस पे ही, तो इसीलिए पहले इसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, एग्जांपल नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स कहने का मतलब होगा कि ये भी अट्रैक्टिव होगा लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट कर रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में ये लग रहा होगा। जैसे देखोगे फेविकॉल होता है तो उस पर भी एडेसिव लिखा होता है, कोई भी गम यूज करते हैं तो एडेसिव ही लिखा होता है, क्योंकि हम लोग उसमें दो अलग अलग चीजों को चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि गम है, वो गम लगा दिए तो एक तरफ से वो दूसरे मॉलिक्यूल से चिपक गया, ऊपर वो दूसरे से चिपक गया, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स चिपके हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये फेविकॉल है, ये वुड हम बोल रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे, तो यहाँ फेविकॉल और वुड मॉलिक्यूल है, यहाँ भी फेविकॉल और वुड मॉलिक्यूल है। ग्लास है, ग्लास में हम वाटर पुट कर दिए, तो यहाँ पे जो ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स लग रहा है वो ग्लास और वाटर के बीच में लग रहा है, तो ये सब जो हर यहाँ पे लग रहे होंगे फोर्सेस, तो वो सब चीजें जो होंगे एडहेसिव होंगे। जो हम गिराते हैं थोड़ा सा वाटर से वो चिपका हुआ रह जाता है, वेट कर देता है, तो एडहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। हम वाटर को किसी सरफेस पे अगर हम गिराते हैं तो उसको वेट करता हुआ फैल जाता है, तो भी एडहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं एडहेसिव सर फोर्स। हाँ सर आप एक एग्जांपल दिए थे ना कोहेसिव फोर्स में कि दो प्लेट को चिपकाए थे पानी लगा के, तो फिर सर वो एडहेसिव फोर्स क्यों नहीं हुआ? वहां पे जो है पानी ऐसा लेयर हो गया, ठीक है, और ये एक प्लेट हो गया, अब हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, तो वहां जो पानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसके कारण वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, नहीं अगर छूटता है तो देखे होगे कि हम जब छुड़ाते हैं तो उसमें ऐसा कुछ शेप बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे वो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो वहां पे इफ ज्यादा क्या बोलते हैं डोमिनेंट रहता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहा होता है वो वाला फोर्स जो होता है डोमिनेंट रहता है, बहुत ही पतला लेयर सा रहता है तब। ठीक है, सर तो उसके लेकिन डोमिनेंस वहां में पे हाँ एडहेसिव फोर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, वरना हाँ वो तो अलग हो ही जाता एडेसिव पहले। एडेसिव भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लेट्स और वाटर के बीच में क्या है एडेसिव है, और वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव है, दोनों एक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों है।
यहाँ भी ऐसा थोड़े है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो होंगे वो दोनों भी तो आपस में पकड़ के रखे होंगे। यहाँ का Yes, अगर sir. हम मॉलिक्यूल का बात करें तो भी दोनों क्या है, कोहेसिव है। ठीक है, दोनों चीज एग्जिस्ट कर रहा है। आगे चल के देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा हमारा कि ये जो शेप बनता है, जैसे अगर वाटर को गिरा है तो वाटर कभी ऐसा हो जाता है कमल के पत्ते पे हो या फिर ऐसा शेप बना लेता है। तो ये सब शेप क्यों होता है? तो ऐसा शेप उस सरफेस पे होता है जिसको वेट कर दे, गीला कर दे। हाँ बोलो। सरफेस टेंशन की यही फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस और सरफेस टेंशन दोनों एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कमल के पत्ते पे या फिर हम प्लास्टिक शीट्स पे वाटर देखते हैं तो ऐसा हमको गोला दिखता है, या फिर बहुत सारे पत्ते पे देखोगे सुबह सुबह अगर ओस की बूंदे होती है तो ऐसे गोला गोला ही दिखता है। लेकिन वही अगर हम किसी कंक्रीट पे देखते हैं या ईंट पे देखते हैं तो ऐसा वो गीला हो जाता है, ऐसा फैल जाता है। वाटर को हम टेबल पे गिरा दें तो ऐसा फैल जाता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे इफेक्ट होता है, शेप कैसे डिसाइड होगा कि कैसे शेप होगा। वो शेप और वेटिंग दोनों सेम चीज ही हमको डिसाइड करके देगा। ठीक है, शेप हो या वेटिंग का कंडीशन हो, दोनों सेम चीज होगा कि वाटर जो होगा वो किसी भी सरफेस को वेट कब करेगा, और वेट जब करेगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, वेट नहीं करेगा तब शेप कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर यानी कि अगर हम बलून को फुलाते हैं, ठीक है, वहां पे हम एयर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग लिक्विड में बात करेंगे। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो बलून है ऐसा फूला है, यानी कि अंदर जो एयर होगा वो बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लगा रहा है और बाहर वाला फोर्स ऐसा लगा रहा है, तो अंदर का एयर का प्रेशर जो होगा एक्सेस होगा। ठीक है, तभी ऐसा केस पॉसिबल है। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि वाटर ड्रॉप जो है ऐसा बन गया है, तो अंदर में ड्रॉप्स जो होंगे वो बाहर की तरफ भी फोर्स लगा रहे होंगे, तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। इतना पे तो कुछ खास क्वेश्चंस बनेगा नहीं। मोस्टली क्वेश्चन जो हमसे आते हैं और सरफेस टेंशन से पूछा जाता है या फिर एक्सेस प्रेशर से या फिर लास्ट में कैपिलरी एक्शन देखेंगे उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। इसको एक बार रीड करना। ठीक है फिर, Thank you, sir. थैंक यू टू। थैंक यू सर।